शिव क्लासेज में आपका स्वागत है। यह अर्थशास्त्र की चौथी वीडियो है। इसमें हम लोग मुद्रास्फीति के बारे में पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन के बारे में। तो आइए सबसे पहले इसकी परिभाषा को देखते हैं। समय के साथ विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी, अर्थात सब चीज़ें समय के साथ क्या हो गई, महंगी हो गई। इसमें होगा क्या, इसमें क्रय शक्ति घट जाती है, परचेजिंग पावर क्या होती है, वो घटती है। अब आज जो 10 रुपये में मिल रहा है वही आज से 5 साल कितने में मिलेगा, 5 साल बाद कितने में मिलेगा, 15 रुपये में मिलेगा। तो घटा ना, परचेजिंग पावर, पैसे की कीमत एक तरह से घटी। तो इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है मनी इल्यूजन, मौद्रिक भ्रम का। इसका क्या अर्थ है, मुद्रा का अंकित मूल्य उसकी वास्तविक क्रय शक्ति से अलग होता है और इस अंतर को न समझ पाना ही मौद्रिक भ्रम है। वही चीज़ है कि हम सिर्फ देख रहे हैं नोट पर अंकित जो नंबर है उसको, उसकी क्रय शक्ति को हम नहीं देख रहे हैं। जो चीज़ आज 10 रुपये में मिल रही है वही 2 साल बाद, 5 साल बाद 15, 20, 25 रुपये की मिल रही है। तो क्षमता जो थी, वो जो पावर था पैसे का, वो घटा है समय के साथ। इसी को क्या कहते हैं, मौद्रिक भ्रम। इसको किसने दिया था, इरविन फिशर ने दिया था इस कॉन्सेप्ट को। कहाँ के रहने वाले थे, यूएसए के, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले थे। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मुद्रास्फीति के दौरान क्या होता है, जो ऋणी होता है वो ऋणदाता की तुलना में अधिक लाभ में होता है। अब स्वाभाविक है, अगर आज हम किसी से 10,000 रुपये लिए हैं और सेम अमाउंट 10,000 ही आज से 5 साल बाद उसको लौटाते हैं, तो इसमें फ़ायदा किसको हुआ, जो ऋण लिया उसी को ना। क्योंकि 5 साल में महंगाई बढ़ी तो 10,000 के खरीदने की क्षमता भी घट गई है। तो जो ऋण लिया था उसको तो फायदा हुआ, लेकिन जो ऋण दिया था उसको इसमें हानि हुई। ठीक है। अब मुद्रास्फीति के प्रकार कितने होते हैं, तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। जब मुद्रास्फीति 3-4% की होती है तो उसको क्रीपिंग कहा जाता है। जब 4 से 10% होता है तो उसको वॉकिंग कहा जाता है। जब 10 से 20% के बीच में मुद्रास्फीति होती है तो उसको रनिंग कहा जाता है। और जब 20 से 100% के आसपास होता है तो उसको गैलोपिंग कहा जाता है। और 100% या उससे भी अधिक अगर बढ़ गया तो क्या होगा, हाइपर हो जाएगा। ये मुद्रास्फीति के प्रकार थे। तो अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है, क्यों मुद्रास्फीति होती है, क्यों महंगाई बढ़ जाती है। तो इसका 2 कारण है, एक मांग जनित, डिमांड पुल, और दूसरा है लागत जनित या कॉस्ट पुश। ये दोनों क्या है, आइए समझते हैं। मांग जनित का मतलब क्या है कि मांग बढ़ गया, किसी चीज, किसी वस्तु की मांग मार्केट में बढ़ गई। अब पहले 100 रुपये के कपड़े खरीदते थे लोग, मान लेते हैं कि 100 रुपये के कपड़े खरीदते थे, अब लोग 500 रुपये के कपड़े खरीदने लगे। तो इससे क्या हो गया, जहां वो सप्लाई हो रहा था वो समझ गया इस बात को और अपनी कीमत को बढ़ा दिया। यानी डिमांड बढ़ने से, मांग बढ़ने से वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हो गई। तो एक तो ये रहा, और दूसरा हो गया लागत जनित, कॉस्ट पुश, कि हम जो कॉस्ट लगा रहे थे, जैसे उत्पादन करने में, फैक्ट्री में कच्चा माल जो था, लेबर जो था, ट्रांसपोर्टेशन जो था, उसकी कीमत कम थी तो मुद्रास्फीति कम थी, या कीमत उसकी वस्तु की कम थी। और जब वही चीज़ समय के साथ महंगी हो गई, अब तेल अगर यूज हो रहा है, ऑयल वगैरह यूज हो रहा है मशीन में, तो वो महंगा हो गया। जो मजदूर उसमें काम करते थे उसके वेतन बढ़ गए। साथ ही जो कच्चा माल, कॉटन वगैरह, अगर कपड़ा बना रहे हो तो कॉटन वगैरह चाहिए तो उसकी कीमत में बढ़ोतरी हो गई। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कीमत बढ़ जाएगा उस चीज़ का। तो इसको क्या कहते हैं, लागत जनित। तो 2 तरह से मुद्रास्फीति हो सकता है, एक मांग जनित, डिमांड पुल, और दूसरा लागत जनित, कॉस्ट पुश। अब आगे देखते हैं मुद्रास्फीति का मापन कैसे होता है। तो मुद्रास्फीति का मापन 2 तरह से होता है, एक थोक मूल्य सूचकांक WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में आधार वर्ष क्या लिया जाता है, 2011-12। सबसे पहले कब हुआ था, ये 1942 में शुरू हुआ था ये। तो ये क्या होता है कि जो थोक व्यापारी होता है वो वस्तु को विभिन्न व्यापारियों को देता है, तो उसमें जो कीमत तय होता है वो क्या है, थोक मूल्य सूचकांक के तहत होता है। ठीक है। इसमें मुख्य रूप से ज़्यादा जो प्रभावी होता है क्या होता है, विनिर्मित वस्तुएं प्रभावी होती है। ठीक है।
ये अगर अब होलसेल, इसमें ये देखना है कि थोक मूल्य में ही कीमत बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली ये वस्तु में कीमत बढ़ जाएगी। अगर थोक मूल्य कोई खरीद रहा है और थोक वहाँ जो होलसेल में, और होलसेल का ही कीमत बढ़ गया, तो वो जो बाकी डीलर बेचेंगे वो ऑटोमेटिकली है कि उसकी कीमत बढ़ाकर बेचेंगे। दूसरा क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें भी आधार वर्ष क्या है, 2011-12 है। इसमें क्या होता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सीपीआई का उपयोग करती है। अब वही चीज़ है कि अब जो उपभोक्ता है, जो डायरेक्ट बाजार में बेच रहा है सामान, वही कीमत बढ़ा दिया अपना, तो भी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा। और इसी को कम करने के लिए असल में आरबीआई क्या करता है, सीपीआई को रेगुलेट करता है। और इसको जारी कौन करता है, एनएसओ जारी करता है। इसमें अधिक महत्व किसका होता है, खाद्य पदार्थों का महत्व अधिक होता है। अब आगे देखते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर ध्यान देने की बात है। एक टर्म है डिसइन्फ्लेशन, अवस्फीति, यानी महंगाई की दर घट रही है। पहले 10% थी, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 4 हो गया। इस तरह से धीरे धीरे अगर घट रही है तो इस स्थिति को क्या कहेंगे, डिसइन्फ्लेशन कहेंगे। दूसरा क्या हो गया, अवस्फीति, डिफ्लेशन, तो कीमत सामान्य स्तर में गिरावट। जो रेगुलर प्राइस होता था, अब कोई वस्तु की हमेशा कीमत क्या 100 रुपये के आसपास होती थी, वो घट करके 80 रुपया हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, अवस्फीति, डिफ्लेशन कहेंगे। तीसरा है फिलिपबर्ग। फिलिपबर्ग का क्या होता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में अस्थिर और विपरीत संबंध है। विपरीत संबंध का अर्थ क्या है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी घटेगी, और अगर मुद्रास्फीति घटेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। ये दोनों में आपस में जो संबंध है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में, उसे फिलिपबर्ग के द्वारा समझा जाता है। अब फाइनली टर्म क्या है, अस्फीति जनित मंदी या स्टैगफ्लेशन। इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति बढ़ी तो बेरोजगारी भी बढ़ गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिलिपबर्ग फ्लॉप हो जाएगा। फिलिपबर्ग क्या कहता है कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच विपरीत संबंध है, और ये क्या कह रहा है स्टैगफ्लेशन में कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में सामान्य संबंध है, सीधा संबंध है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर फिलिपबर्ग फ्लॉप हो गया। ठीक है, अब इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे।